हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो दोस्तों, डेली हमारा सुबह को 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और सुबह को 9 बजे रीजनिंग और शाम को 7 बजे जीएस। तो कोई सी भी क्लास अटेंड करना आपको नहीं भूलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या अन्य कोई भी हिंदी, रीजनिंग, जीएस की कोई भी क्लास अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य क्या है। देखिए, इच्छार्थक वाक्य आपको ही पता होगा, जिसमें स्वयं की इच्छा प्रकट की जाती है उसे कहते हैं हम इच्छार्थक वाक्य। अब देखिए, सौरभ को बुलाओ, तो ये कैसा वाक्य है, ये हो गया आदेश वाला, ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश है, तो कौन सा लग रहा है आपको इच्छार्थक। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे में ही इच्छा व्यक्त की जा रही है कि तुम्हारा मंगल हो, तो ये क्या हुआ, इच्छार्थक वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द। तो शीघ्र संपादित का इंग्लिश बतानी है कि शीघ्र संपादित की इंग्लिश क्या होगी, तो इसका इंग्लिश अनुवाद बताना है आपको। एक्सपीडाइट, अर्जेंटली, क्विकनेस या फास्टनेस। देखिए, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्विकनेस यानी कि तत्परता, शीघ्र संपादित। फास्टनेस हो जाएगी फुर्तीलापन, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना। लेकिन क्विकनेस ये होता है तुरंत काम कर देना। अर्जेंट होता है अति आवश्यक, यानी कि अर्जेंटली। एक्सपीडाइट भी होता है आपका तुरंत। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारा कि निम्नलिखित नाटकों का रचनाकार की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए, ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं सीधे सीधे बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इनका रचना काल की दृष्टि से अनुक्रम बताना है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस और आठवां सर्ग। ये क्या है, इनका रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। तो अलंकार मैंने आपको करा दिए, 3 पार्ट में डिवाइड करके कराए थे और इतने अच्छे से समझाए थे कि आप कोई भूल भी नहीं पाओ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लेनी है और उसके बाद अपने क्वेश्चन के लगाने हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको अलंकार कराए, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट भी कराया था, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सको कि हमने कितना सीखा। जिन बच्चों ने वो देखी है वीडियोस, वो क्लासेस अटेंड की थी, उन्होंने इसका आंसर अभी तक लगा भी दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ होता है आपका विभावना अलंकार। विरोधाभास, जहाँ पर विरोध किए जाए। भ्रांतिमान, जहाँ पर भ्रम की उत्पत्ति हो जाए, भ्रम रहे। विशेषोक्ति, जहाँ कोई विशेष ही उक्ति हो। अगला आ जाता है 5, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ। तो दांतों तले उंगली दबाना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, हीनता प्रकट करना या मुसीबत में पड़ जाना। देखिए, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब आपका आश्चर्य करना। बात बहुत हैरान होना, ये भी वही बात है, लेकिन सही जो होगा उपयुक्त अर्थ, यहाँ पर अब आश्चर्य करना होगा। अगर आश्चर्य करने के स्थान पर कुछ और होता तब आप सी के साथ भी जा सकते थे। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, किस शब्द में प्रत्यय है। निहाल, बेहाल, खुशहाल और बहाल। देखिए, बताना है कि प्रत्यय किस में है, तो हमारा कौन सा सही होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जब प्रत्यय निकल अलग करते हैं तो प्रत्यय अलग होता है मूल शब्द से, तो यानी कि हमारा मूल शब्द भी तो बचना चाहिए, तभी तो हमारा प्रत्यय होगा। अब आपको देख करके लग रहा होगा यहाँ भी हाल प्रत्यय होगा, यहाँ भी हाल, यहाँ भी हाल, लेकिन क्या देखिए, ननी कुछ शब्द होता है,
ननी कोई शब्द नहीं होता। बचा बे, बेहाल तो सिंगल वर्ड यानी कि इसे तो उपसर्ग भी बोल सकते हैं। यहाँ भी बे बचेगा अगर आप हाल अलग करते हो। लेकिन जब आप ऑप्शन सी के साथ जाते हो तो खुश अलग हो जाएगा और हाल अलग हो जाएगा। खुश प्लस के हाल तो किस शब्द में पढ़ते हो? ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते यानी कि अस्वतंत्र रहते हैं। रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई से भी नहीं है। तो देखिए, रूढ़ शब्द अपने आप में एक होते हैं, उसमें कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता। और यौगिक ये शब्द स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनते हैं यानी कि योग से ही बनते हैं यौगिक शब्द। योग ऋण का तो कोई अपना ही तीसरा अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे कि जो शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते वो होते हैं यौगिक, क्योंकि ये योग में ही रहना पसंद करते हैं, तो ये स्वतंत्र ही नहीं हुए। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? बहुत अधिक ध्यान आपको इस पर देना है कि जिस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होता है कि उसमें नहीं लगाना है, आप नहीं का ध्यान नहीं करते और अलग गलत कर देते हो। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सही अर्थ से कम पूछे जाते हैं, यानी कि पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है। तो बताना है कि द्वित्व, देखिए सच्चा, कुत्ता, बलगा और बग्गा। आप देख रहे हो द्वित्व होते हैं जहाँ सेम सेम आधा और पूरा सेम सेम आए। तो यहाँ पर भी च, यहाँ पर तय और यहाँ पर गे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, आधा ल और गे। आधा भी वही शब्द होना चाहिए जो पूरा शब्द है, तभी तो द्वित्व यानी कि दो बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। तो देखिए, जब कोई पधारता है तो क्या ग्रहण करता है? आसन्न, व्यसन, असन या आसन। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट होगा, आसन। क्योंकि देखिए, जब कोई पधारेगा तो आसन ही तो ग्रहण करेगा। आसन्न, आसन्न तो वो हो जाएगा मतलब कि आसन्न भूतकाल जो होता है कि हाल ही का। ठीक है, तो एक ऑप्शन डी हमारा गलत सही होगा। ऐसन कुछ नहीं होता है, व्यसन होता है। आपको पता ही है क्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपको बताना है कि ये लेवे अव्यवस्थित क्रम में है, इनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। 1 और 6 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये जहाँ पर हैं वहीं पर ही रहने वाले हैं। तो फटाफट से इसको व्यवस्थित क्रम में लगा दीजिए। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, लास्ट वाला भी। तो देखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए इसको कि भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार की जाती है। तो देखिए, की जाती तो है नहीं कि श्रृंगार की जाती है। या भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार सूक्ष्मता व चतुरता से, या श्रृंगार लावण्य व आकर्षण अपने, या श्रृंगार व साज सज्जा। तो देखिए, हमारा बी वाला बिल्कुल सही बैठा है कि भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार व साज सज्जा उतनी सावधानी, सूक्ष्मता व चतुरता से की जाती है कि उसका रूप लावण्य व आकर्षण अपने चरम सौंदर्य पर पहुंच जाता है। तो कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही हमको पता चला कि सबसे पहले ब आएगा तो हमने फटाफट से एकदम से लगा दिया कि डी ऑप्शन, क्योंकि हमको पता है कि ब ऑप्शन वैसे एक ही ऑप्शन में स्टार्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से एक छोटी सी कड़ी पकड़ के पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देना है। बताना है 11 में निम्नलिखित भाग वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो आप समझ भी गए होंगे कि इसके कौन से भाग में त्रुटि है। तो अच्छी लगती है या मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा लगता ये दोनों ही गलत हैं, तो सी वाले के साथ जाएंगे हम, अच्छा लगता है। तो अगला है हमारा
क्वेश्चन नंबर 12, नीचे लिखे वाक्यों में से किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताना है फटाफट से। विराम चिन्ह आपको कराए हैं तो आपको आते भी होंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो हिंदी टॉपिक वाइज वाली वीडियो आप फिर देख लेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्या होते हैं विराम चिन्ह, क्यों इनकी आवश्यकता हमको पड़ी, क्यों पढ़ने पड़ते हैं हमको, अगर पढ़ने पड़ते हैं तो कौन कौन से होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको विराम चिन्ह वाली क्लास में मिल जाएंगे। उदाहरण के साथ समझाए थे कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, किसका क्या नाम है, सारा कुछ बता रखा है आपको, आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके विराम चिन्ह सबसे पहले, हाँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपने विराम लिया, बहुत थोड़ा सा, तो अल्पविराम लगा दिया। मैं सच कहता हूँ बाबूजी। अब देखिए सच कहता हूँ के बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं है, बाबूजी की बात उन्होंने पूर्ण विराम ही लगा दिया, जबकि यहाँ पर हमारी बात पूरी नहीं हुई है। माँ बीमार है इसलिए, तो फिर से पूर्ण विराम। तो देखिए पूर्ण विराम लगता है जहाँ बात पूरी हो जाए, और जहाँ थोड़ा थोड़ा रुकना पड़े वहाँ पर अल्प विराम, थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े तो अर्ध विराम, इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है कि हाँ मैं सच कहता हूँ, तो यहाँ पर भी बात पूरी नहीं हुई है, फिर से इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा के दिया है। अगला आ जाता है कि हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये हर जगह उन्होंने अल्प विराम दिया है और पूर्ण विराम बिल्कुल अंत में। यहाँ पर भी उन्होंने पूर्ण विराम दे दिया, तो कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कि हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है 13 क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया और चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनताएं। अब आप फट से समझ गए होंगे जैसे ही मैंने बताया कि जनता जनताएं, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी, जनता का बहुवचन जनता ही होगा। यहाँ पर बहुवचन बताना था कि तिथि का तिथियां होता है, चिड़िया का चिड़िया होता है, नदी का नदियां होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में दोस्तों बताना है आपको, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। अब देखिए डेली मैं बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मैं स्टार कर देता हूँ और आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो ये वही क्वेश्चन है कि कवितावली किस भाषा की रचना है, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए, ब्रजभाषा की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है कि किसी की सहायता करने वाला सहकार होता है, सहायक होता है, सहृदय होता है या सहचर होता है। तो किसी की सहायता करने वाला, तो दोस्तों वो होता है आपका सहायक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पैसेज, बहुत ही आसान सरल और बहुत ही अच्छा सा पैसेज है, और ये पैसेज यकीन मानिए दोस्तों 70% इसकी संभावना है कि आपको यही पैसेज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। यही पैसेज आपका पीईटी में भी आया था, आपने देखा होगा। तो आपसे बता दूं कि यही आपके अगले किसी नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अपने एग्जाम में पैसेज करो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, हल्के हल्के क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको ये अपना गद्यांश पढ़ना है। तो इसको ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप देखिए गद्यांश पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर से गद्यांश पर लोड कराओगे अपने क्वेश्चन ढूंढने के लिए, तो ऐसा आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए स्टार्टिंग में ही हल्की यानी सरसरी नज़र से, उसके बाद जैसे ही आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही अपने आंसर मिलते रहेंगे, तो आप अपने आंसर तभी दे दोगे तुरंत उसके साथ ही साथ। इसलिए आपसे बोलता हूँ कि पहले एग्जाम में गद्यांश ना पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद गद्यांश पर आना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा के पढ़ा दूंगा और हमारे पास टाइम भी है, तो इसलिए मैं आपको पहले गद्यांश पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आसानी से करा दूंगा। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले गद्यांश को। तो गद्यांश क्या कहता है? तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। तो देखिए कबीर,
कबीरदास के बारे में बताया जा रहा है और कबीरदास की भाषा से लड़ाई चल रही है या क्या सीन है वो हम आगे देखेंगे। तो बोला गया है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। कौन थे? तो वे शब्द यूज हुआ है कबीरदास के लिए। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो देखिए, भाषा और कबीर के बारे में बात की जा रही है। अब आगे पढ़ते हैं। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। तो लापरवाह फक्कड़ कौन है? कबीरदास। और कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी ताकत बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। तो देखिए, कबीर और कबीर की भाषा के बारे में बताया गया है। लापरवाह फक्कड़ बताया गया है कबीर को। भाषा को उनके सामने लाचार बताया गया है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी बताया गया है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे और क्या हमसे पूछना चाहते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला, कबीर की वाणी में कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे, वाणी के धनी थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे या कबीर वाणी के लोक नायक थे? तो देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होता कि सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कबीर वाणी के विषय में क्या है, तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो सबसे पहली लाइन आपको पढ़ते ही मिल जाती कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो पढ़ते पढ़ते ही निकल जाता एक क्वेश्चन। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा भी दिया है कि किस तरह से आपको मिल जाता। अब देखिए, हमने पैसेज पढ़ा है तब भी हमारा सही है, लेकिन मैं बता दूं ये थोड़ा आसान पैसेज है और मैं समझा करके भी आपको पढ़ाया है। लेकिन ऐसा होता है कि यूपी ट्रिपल एस क्वेश्चन को घुमा के पूछती है। जो वास्तव में देखता है वो आंसर होता नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा है? तो आपने पढ़ा था कि भाषा लाचार सी नजर आती है। तो देखिए, भाषा का परिष्कृत रूप सामने आया, ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा। भाषा लाचार सी नजर आती है तो हमारा ऑप्शन बी सही है। भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है। जब नियंत्रण ही नहीं होगा तो भाषा लाचार सी कैसे नजर आएगी? भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता है तो ऑप्शन बी ही सही है, बाकी आपके गलत। ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा। अगला है क्वेश्चन 18, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। आपने बताया, सुना ही था कि कबीर की भाषा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना कर सके। अगला ऑप्शन है कि वह कबीर के काव्यानुरूप प्रयुक्त न हो या कि वह सहज सरल और सरस बन सके। तो बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? असत्य को सत्य सिद्ध कर दे, एकह कहानी को मनोग्राही बना दे, ध्रुव दर्शन को भी स्पष्ट कर दे या सहज को भी असहज बना दे। तो देखिए, एकह कहानी को भी मनोग्राही बना दे आपने पढ़ा था शायद सेकंड लास्ट लाइन में। आपको चलिए एक बार दिखा भी देता हूँ, क्योंकि यही काम होता है अगर आप पैसेज पढ़ते हो। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने जैसी ताकत कबीर की भाषा में है। और आपसे यही यही पूछा है कि भाषा में कैसी ताकत थी कबीर की। तो कैसी थी? एक है कहानी को मनोग्राही बना देने वाली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? तो उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस में क्या बोला गया है। तो कबीर ने भाषा को किस रूप में प्रकट करना चाहा था? उसी रूप में भाषा से प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप से व्यक्त कर देते थे, अधिक द्रोह बना देते थे। तो ये सारे के सारे गलत हैं, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले दिया है मंदिर और दूसरा दिया है मंदिरा। तो इन शब्दों का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है कि कौन सा उपयुक्त अर्थ है। पूजा गृह पुजारी, तो मंदिर मकान और सवारी, मंदिर मदिरा गुफा और बड़ी गुफा, या देवालय और
अश्वशाला। तो देखिए आपको पता है कि मंदिर क्या होता है, मंदिर या तो पूजा गृह होगा या देवालय होगा, यानी कि देवालय क्या होता है, देवों के रहने का स्थान। अब बचता है हमारा ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब फटाफट से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो मंदिरा, मंदिरा पुजारी होता है या अश्वशाला। तो देखिए मंदिर पूजा गृह है और इसके हिसाब से हिंट मत लगाने लेना कि पुजारी हो जाएगा, यहाँ पर पुजारी नहीं होगा, यहाँ पर मंदिरा होता है अश्वशाला। अश्वशाला घोड़े के रहने का स्थान। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, खग। तो हमको उस विकल्प का चयन करना है जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। 3 तो इसके सही अर्थ होंगे और एक होगा इससे अलग। तो यहाँ पर आपको खग के 3 शब्द पता चल जाएंगे। तो खग क्या होता है, बाण होता है, पक्षी, मृग या गंधर्व। तो देखिए पक्षी, बाण और गंधर्व तीनों होते हैं, लेकिन मृग नहीं होता, मृग होता है हिरन। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा और हमको गलत वाला ही बताना था। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन, आस्था का विलोम शब्द। तो आस्था का होता है अनास्था, ना ही अविश्वास, वैमनस्यता, अंधविश्वास, ये नहीं होंगे। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का, पर्यायवाची शब्द बताना है, व्यवहार और मत शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची के 200 क्वेश्चन, विलोम शब्द के 200 क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द के 200 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 200 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के फटाफट आपको देख लेने हैं। तो बताना है कि व्यवहार और मत। व्यवहार आचार होता है, मत विचार होता है। व्यवहार आचरण और मत सिद्धांत। व्यवहार विचार और मत राय। और व्यवहार बर्ताव और मत होता है निर्णय। तो देखिए मत मत होता है विचार और व्यवहार होता है आपका आचार, यानी कि आप बोलते हो ना उसके आचार विचार। तो आचार उसका यानी कि व्यवहार कैसा है, विचार यानी कि उसकी सोच कैसी है। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो बताना है कि चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं वाला बताना है जो चतुर का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए नागर, पटु, देवप्रिय और दक्ष। नागर होता है, पटु होता है, दक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर देवप्रिय नहीं होगा। तो ये आज आपके 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अपनी आगे की इसी तरह से तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।